जय हिंद साथियों। तो आज आपके लिए साथियों हम बिहार प्राथमिक टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी शिक्षक गण बिहार प्राथमिक टीचर का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत अति आवश्यक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और आप लोग इस प्रश्न का लेवल को देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल कैसा होगा। इसी तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रश्न फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। और बीपीएससी के द्वारा आप लोग देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें 5 तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और 5 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो हो रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन अधिकांशतः देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। सही बात यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो है 6.11 लाख है। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, जिससे कोई भी तरह का अगर प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। 2011 की जनगणना विवरण के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है। इसे जरूर आप लोग दिमाग में रखिएगा। 2011 की जनगणना के 5.71 लाख से अधिक है। कितना, माफ कीजिएगा, 5.41 लाख से अधिक है। 2001 की जो जनगणना हुआ था सिक्किम में, तो उस समय यहाँ की जनसंख्या जो थी 5.41 लाख थी। ठीक है, और जब 2011 में जनगणना किया गया सिक्किम की, तो उस समय कितना हो गया, 6.11 लाख हो गया। समझ में आ गया। तो कितना लाख अधिक है, तो 5.41 लाख अधिक है 2001 की जनगणना के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार 5.41 लाख से अधिक है। ठीक है, आगे देखिएगा, नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार सिक्किम की जो कुल जनसंख्या है वह 6,10,577 है, जिसमें पुरुष जो हैं ये 3,23,070 है और महिला जो है 2,87,507 है। समझ में आ गया। अब रही बात कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देख सकते हैं यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, इसके पश्चात बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न 2 को देखिए। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का अवांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो वन क्षेत्र का अवांछित प्रतिशत जो होना चाहिए वह होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 33% होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग को कुछ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे, ध्यान में रखिएगा। 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो दायरा है वह 33% है। कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। स्वतंत्रता जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो उस समय यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कि जो हमारे देश में जितने भी प्रकार के वन हैं उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसको ध्यान से देखिए। तो संरक्षित वन है, इसके बाद राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और वृक्ष भूमि, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और वृक्ष भूमि। ओके, आगे देखेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो यहाँ पे देखेंगे वेबर
दहिया और पोडू, ये तीनों हो जाएगा जो स्थानांतरित कृषि का उपनाम है। ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को सही मिल रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन देखने को सही मिल रहा है। अब स्थानांतरित कृषि के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये कृषि होती क्या है। झूम खेती का आप लोग नाम सुने होंगे। झूम खेती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में। यह कहाँ पे, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाने वाली फसल की एक कृषि प्रणाली है। कौन सी कृषि प्रणाली है, तो झूम खेती। इसे स्लैश एंड वर्ण कृषि भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो स्लैश एंड वर्ण कृषि भी कहा जाता है, जिसमें फसलों या पेड़ों को काटकर किसी विशेष जंगल के हिस्से को साफ करने और फिर उस क्षेत्र को साफ के लिए उन्हें जलाने से छुटकारा पाने की प्रथा है। तो स्लैश एंड वर्ण कृषि जरूर आप लोग याद कीजिएगा, इसको कहा जाता है। आगे देख लीजिए, जो स्थानांतरण कृषि है और उसका क्षेत्र है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। झूम जो खेती है ये उत्तरी पूर्वी भारत के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। बेबर या दहिया याद कीजिएगा, तो बेबर या बुंदेलखंड ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जैसे याद करना होगा तो कैसे याद कीजिएगा, वे है ना, तो वे से बुंदेलखंड याद कीजिएगा, वे से बुंदेलखंड। दहिया भी याद कीजिएगा, बुंदेलखंड ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दीपा याद करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश बस्तर जिला में देखने को मिलता है। जारा या एरका ये दक्षिणी राज्य में हो जाएगा। जारा या एरका ये दक्षिणी राज्य में देखने को मिलेगा ये खेती। पोडू की बात करेंगे तो पोडू आंध्र प्रदेश। कुमारी केरल के जो पश्चिमी भाग का पहाड़ी इलाका है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे तो कामो, बिंगा और धावा ये उड़ीसा में है। ये खेती जो कहाँ पे होती है, तो उड़ीसा में होती है। बन्ना की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। तो ये जो भी आप लोगों को कृषि वाले जो क्षेत्र बताए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत, बेबर दहिया मध्य प्रदेश, दीपा मध्य प्रदेश, जारा एरका दक्षिणी राज्य, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी जो हो जाएगा केरल के पश्चिमी घाटी की पहाड़ी हो जाएगा, कामो बिंगा धावा उड़ीसा, बन्ना राजस्थान याद कीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न जो चौथा है कि अमजेन घाटी जिसको बेसिन कहा जाता है, ये एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढलान है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसको नाम दिया गया है मलोका। इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम मलोका दिया गया है। ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये एक अमजेन बेसिन है, अमजेन घाटी जिसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये बड़े मकान का क्या नाम दिया गया है जिसकी छत जो है ये तिरछी खड़ी ढलान है, तो इसका नाम मलोका दिया गया है। इसे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर। 5 प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है, तो देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य जो है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। मुख्य जल विभाजक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखेंगे तो दिल्ली कटक, इसके बाद मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये ऑप्शन सही हो रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जो अफवाह तंत्र है, इसके बीच जो जल विभाजक है ये दिल्ली कटक, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। आगे देखेंगे जो प्रश्न है 7 नंबर। 7 जो प्रश्न करे कि शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो उत्पत्ति स्थल हो जाएगा वह पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र हो जाएगा। वह कौन सा हो जाएगा, जो उत्पत्ति स्थल है वह पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 8 है। यहाँ पे जो 8 प्रश्न करे कि जीटी टवीर्थ है, जीटी टवियार्थ के अनुसार
भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। एम प्रकार की जो जलवायु का क्षेत्र है वह हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा घाट हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। 9 देखिए प्रश्न, 9 प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उगाई जाने वाली चावल का फसलों का स्थानीय नाम क्या है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। उत्तरी भारत की बात क्या है जो फसल उगाया जाता है, तो उसका नाम अमन है, साली है और अगहनी है। अमन है, साली है, अगहनी तो बिहार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये समझ में आ गया होगा, याद भी कर लीजिएगा। अगहनी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे प्रसिद्ध चावल के रूप में यह प्रचलित है, सबसे जाना जाता है। इसे ध्यान से हम लोग देखेंगे भी, देख सकते हैं यहाँ पे चावल भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है। चावल हम लोग खाते हैं अधिकांशतः। यह मौसमी फसल है चावल। यह खरीफ के साथ साथ रबी मौसम में उगाई जाती है। हिमालय और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून आया है और यहाँ पे देख रहे होंगे कि खरीफ फसल मतलब धान की खेती अब हो रही है। ठीक है, धान की रोपाई हो रही है। इसके बाद इस फसल को काट लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पश्चिम बंगाल में किसान जो है चावल की 3 फसलें उगाते हैं जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है। यह प्रश्न आ सकता है कि किस राज्य में औस, अमन और बोरो 3 फसल उगाई जाती है। तो ध्यान में रखना होगा, औस, अमन, बोरो जो है ये पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, शीतकालीन जो चावल हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो अमन, असम में साली, से असम साली। ठीक है, उड़ीसा याद कीजिएगा, सर्राड याद कीजिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में अघनी आप लोग को बताएं। आंध्र प्रदेश में सरावा, केरल में मुंडकन याद कीजिएगा और तमिलनाडु में साबा या धाताड़ी याद कीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में क्या याद कीजिएगा तो साबा, माफ कीजिएगा, सांबा याद कीजिएगा और धाताड़ी याद कीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। केरल वाला भी याद कीजिएगा मुंडकन, आंध्र प्रदेश वाला भी याद कीजिएगा सरवा, बिहार उत्तर प्रदेश तो प्रचलित है अघनी। ओके, 10 देखिए प्रश्न। यहाँ पे 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो देखेंगे तो यहाँ पे यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो देखने का उपरांत यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन सही हो रहा है। उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 11 प्रश्न है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है। समाचार पत्र जो है ये न्यू इंडिया से संबंधित है। तो एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं क्योंकि ये जो समाचार न्यू इंडिया है ये एनी बेसेंट की रचना है। ओके, समझ गए। अब एनी बेसेंट के बारे में बहुत कुछ आप लोग को बताएंगे क्योंकि एनी बेसेंट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए एनी बेसेंट के बारे में हम लोग जान जाते हैं, समझ लेते हैं इनके बारे में। एनी बेसेंट जो है ये समाज सुधारक, ब्रह्म विद्यावादी और थियोसोफिस्ट भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन? एनी बेसेंट। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1893 में ये भारत आई थी। एनी बेसेंट का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, 1893 में ये भारत आई थी। ये समाज सुधारक थी, ब्रह्म विद्यावादी थी और थियोसोफिस्ट और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखना होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1907 से लेकर 1933 तक की ये दूसरी बार अध्यक्ष रह चुकी थी। कौन? एनी बेसेंट। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्ष थी। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान में रखना होगा कि जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन? 1917 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो एनी बेसेंट चुनी गई थी। ठीक है,
ये भी प्रश्न आता है कि एनी बेसेंट जो थी यह दूसरी बार अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, कब से कब, तो 1907 से लेकर 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इसके बाद देखिए ध्यान से रखिएगा, यंग मेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1914 में शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जो है यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, कब, 1916 में मद्रास में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप लोग को ध्यान में रखना होगा, न्यू इंडिया ये इस यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी है यंग इंडिया। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। न्यू इंडिया मतलब दैनिक पत्र जो है ये एनी बेसेंट का है, ठीक है, और न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र जो है बिपिन चंद्रपाल का है। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। न्यू इंडिया दैनिक पत्र एनी बेसेंट का हो जाएगा, और न्यू इंडिया जो साप्ताहिक पत्र है ये बिपिन चंद्र पाल का है। साप्ताहिक और दैनिक दोनों याद रखना होगा, दैनिक कहेगा तो एनी बेसेंट, साप्ताहिक कहेगा तो बिपिन चंद्र पाल का। अब यंग इंडिया आता है, यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी जी का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को 1919 में शुरू किया गया और 12 साल देरी से बंद होने तक इसका मार्गदर्शन किया गया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी याद रखिएगा, ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, साप्ताहिक पत्रिका बिपिन चंद्र पाल, और जो दैनिक पत्रिका है एनी बेसेंट, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग क्लास की पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 12 प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार दंत याद कीजिएगा, नाम, इनका नाम याद कीजिएगा, अश्विनी कुमार दंत। आगे देखिए प्रश्न 13 प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? जब चंपारण नील आंदोलन हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे तो नरहरि पारिख, महादेव देसाई और अब्दुल बारी, ये तीनों लोग थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही हो रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, नरहरि पारिख, महादेव देसाई और अब्दुल बारी। 14 प्रश्न है कि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन 3 लिथुगों ने पटना और उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 5 अगस्त, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो रहा है, उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। 15 देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 16 देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? सुंदर सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो एक विद्रोह आंदोलन था जिसमें लंबी दाढ़ी रखने पर वहां पे कर लगाया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ऑप्शन हो रहा है फराजी, ये ऑप्शन सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? फराजी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत कर लिया गया था? तो देखेंगे तो मेरठ षड्यंत्र मामला जो है इसमें 3 अंग्रेजों को हिरासत में कर लिया गया था। 18 प्रश्न है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखेंगे प्रश्न 19 नंबर। 19 से प्रश्न है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 20 प्रश्न है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? सुंदर सा प्रश्न है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है?
तो यहाँ पे काली कीकर दंत हो जाएंगे, ये इसके लेखक हो जाएंगे। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली कीकर दंत हो जाएंगे। तो 20 प्रश्न किए, कैसा लगा क्लास आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है।